हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक प्रतिबंध का दूसरा भाग। तेरी परमाणु रस्सियों का ढेर गायब नहीं हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। तुझे वापस चाहिए तो ये ले। ओह नो, मेरी परमाणु रस्सियाँ उसके शरीर में समाने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा होकर वापस लौट आई हैं और इसने शिकार भी मुझे बनाया है। मुझे इनसे निकलना होगा और इसे अपने परमाणु छल्लों का निशाना बनाना होगा। मेरे परमाणु छल्ले उस पर असर डाल रहे हैं। मुझे अपने वार की मात्रा को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। परमाणु को लगा कि वह अकीडों को समाप्त कर देगा, लेकिन यह उसका भ्रम था। यह उसे अगले ही क्षण पता चल गया। हा 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 हा, तूने क्या सोचा मैं ख़त्म हो गया? मैं तो नाटक कर रहा था, और वो भी इसलिए कि तू ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर अपने परमाणु छल्ले बरसाए और मैं उन्हें और भी ज़्यादा करके वापस लौटा दूँ। ओह नहीं! उफ, ये क्या हो रहा है? मेरे ही परमाणु छल्ले मुझे और बूम पाम इस सारे शहर को रौंदने को तैयार हैं। मुझे अपने जख्मों की परवाह किए बिना चारों तरफ छितराए अपने घातक परमाणु छल्लों को रोकना होगा। चारों तरफ परमाणु छल्लों की एक दीवार बनाकर। वाह, इस शहर को तूने बड़े ही शानदार तरीके से बचाया, लेकिन अपने आप को कैसे बचाएगा? ओह, बुरी तरह फंस गया परमाणु, और इसी के साथ अकीडों का ठहाका और भी बुलंद हो गया। परमाणु, चाहूँ तो तेरे रेडियो एक्टिव शरीर को भी अपने लेड यानी शीशे से बने इस शरीर में एब्जॉर्ब कर लूँ, लेकिन ऐसा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद तो कुछ और है, और वो तभी सिद्ध होगा जब तू मुझ पर वार करेगा। ठाक! आह! अब समझा कि उसके शरीर पे मेरे घातक वारों का असर क्यों नहीं हो रहा था। उसका शरीर लेड से बना हुआ है, और लेड परमाणु की किरणों का कुचालक होता है। यानी मेरी परमाणु पावर से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और वैसे भी अब मैं इस पर वार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने पर वार करवाना ही इसका मकसद है। और ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हा 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 मेरे वारों को अपने शरीर में सोख कर वह उसका इस्तेमाल उस शहर को तबाह करने में कर रहा है। उफ, बूम! ओह, यानी अब तू वार करने की नहीं बल्कि बचाव की नीति अपना रहा है। तुझे ये नीति जल्दी ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तूने मुझे ख़त्म नहीं किया तो बूम! मैं इस सारे शहर को ख़त्म कर डालूंगा। बाम बूम! हा 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 हा! ओह, देख परमाणु, बिल्डिंगें, बसें, टैक्सियां और सैकड़ों लोग ज़मीन छोड़कर हवा में उड़ रहे हैं। बचा इन्हें, वार कर मुझ पर। ओह! हा 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 हा! इस तरह कितनों को बचाएगा? कहाँ तक बचाएगा? अकीडों का कहना सही है। ऐसे में कब तक और कहाँ तक लोगों को बचा पाऊँगा? इन सबको बचाने के लिए मुझे अकीडों का कोई स्थायी हल ढूँढना होगा। लेकिन क्या? एक तो मैं उस पर अपने परमाणु पावर से भरे वार नहीं कर सकता, और ऊपर से इसका शरीर ऐसे मजबूत लेड से बना हुआ है जिस पर ना तो गोलियां और ना बारूद असर कर रहा है। प्राण रट 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 रट, और ना मेरी परमाणु पावर। एक मिनट, बम ने उसके शरीर में जो हल्की सी दरार डाल दी है वह तुरंत ही उसे भर रहा है, और ऐसा वो ज़रूर अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए कर रहा है। कमज़ोरी? ओह, अगर मेरा सोचना सही है तो एक जगह मेरी परमाणु पावर उस पर असर भी डाल सकती है, और वहाँ से मेरी परमाणु पावर को अकीडो बढ़ाकर उसे खतरनाक भी नहीं बना पाएगा। लेकिन क्या मेरा सोचना सही होगा? हो सकता है। ट्राई कर लेने में क्या बुराई है? और उसके लिए मुझे अपनी बेल्ट का मॉलिक्यूलर स्विच दबाकर अपने आप को छोटा करना होगा। इतना छोटा कि मैं आसानी से इसके खुले मुंह में घुसकर इसके पेट में मौजूद इसके मैकेनिज़्म में पहुंच जाऊं, और यहाँ करूँ ऐसे परमाणु ब्लास्ट जो अकीडों के इस मैकेनिज़्म के परखच्चे उड़ा दे, जो निश्चय ही उसके शरीर के बाहरी हिस्से की तरह मजबूत नहीं होंगे। मेरे वार यहाँ काम कर रहे हैं। अब मुझे तुरंत ही अपने कई परमाणु ब्लास्ट करने हैं। वैसे तो शहर के जिस घने इलाके में हम मौजूद हैं, वहाँ मेरे परमाणु ब्लास्टर से परमाणु विकिरण फैलने का खतरा है, लेकिन फ़िलहाल मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कीटों के लेड से बने ऐसे शरीर में मौजूद हूँ जो उन परमाणु विकिरणों को बाहर जाने ही नहीं देगा। परमाणु ने अंदर ही अंदर अपने दुश्मन को खत्म किया, और उसके निढाल होकर गिरने से पहले ही उसके शरीर से बाहर निकल आया। आखिर मैंने इसे ख़त्म कर ही दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इसे भेजा किसने था, और ये मुझे ख़त्म करने की जगह खुद मेरे हाथों ख़त्म होने के लिए क्यों इंटरेस्टेड था। अकीडों के जिस अंत ने परमाणु को परेशान किया था, उसी ने रतन डागा को खुशियों से भर दिया था। अकीडों के समाप्त होने के साथ ही मेरा आधा प्लान तो सफल हो गया। आधे के लिए मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी, लेकिन उससे पहले करना एक बेहद ज़रूरी काम, इंडियन एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर तक उनके मतलब की खबर पहुंचाना। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। परमाणु के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था, परमाणु का इसका गुमान भी ना था। उसका तो मन और मस्तिष्क पूरी तरह प्रोबोट के उस मैसेज पर लगा हुआ था जो उसके कानों में गूंज रहा था।
बारूद से भरा एक जेट प्लेन बेकाबू होकर ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है। उसे रोको परमाणु, अगर वह आबादी वाले इलाके में गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा प्रोबोट, मैं उस जेट के एकदम पास हूँ। मैं उसे अपने हाथों में जकड़ कर अंतरिक्ष में ले जाने वाला हूँ। ओह नो! परमाणु ने जेट को जैसे ही छुआ वैसे ही उसे एक दुर्घटना का आभास हुआ, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। अब उस दुर्घटना को होने से नहीं रोका जा सकता था, जो उस भीषण धमाके के रूप में हुई थी। उफ! मेरे हाथ लगाते इस जेट प्लेन में भीषण धमाका हो गया। प्लेन के जलते टुकड़े और धमाके के बावजूद भी फटने से बचा बारूद नीचे मौजूद घने इलाके में तबाही मचाने जा रहा है। मुझे इन सबको रोकना होगा, क्योंकि जो भी हो आखिर नीचे गिरती इस आफत का कहीं ना कहीं जिम्मेवार मैं भी हूँ। परमाणु ने अपनी पूरी गति और ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ टुकड़ों को ज़मीन पर पहुँचने से नहीं रोक पाया था। उफ! जलते हुए टुकड़ों ने उन मकानों में आग लगा दी है। मुझे ध्यान रखना है कि इस आग से कम जान माल का नुकसान हो, लेकिन मेरे हाथ लगते हुए जेट प्लेन फट कैसे गया? जवाब प्रोबोट के पास था। मैंने उस प्लेन के स्कैनिंग शॉट्स की जांच करके यह पता लगाया कि परमाणु कि वह प्लेन ऐसी धातु का बना हुआ था जिसमें पहले से ही परमाणु रिएक्शन की मात्रा बहुत अधिक थी। जैसे ही तुमने उसे हाथ लगाया वैसे ही उसकी वह मात्रा और अधिक बढ़ गई और उसमें विस्फोट हो गया। एक बात और परमाणु, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जिस इलाके में तुम्हारी अकीडों से भिड़ंत हुई थी वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में परमाणु विकिरण फैली हुई है। इंडियन परमाणु पावर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक उन विकिरणों का वहाँ फैलने का कारणों का पता कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उन वैज्ञानिकों ने समय रहते लोगों को ये सारा इलाका खाली करने के निर्देश दे दिए थे और लोगों ने तुरंत ही उन निर्देशों का पालन भी किया, वरना उन परमाणु विकिरणों का लाखों लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता। परमाणु विकिरण वहाँ कैसे फैली, कुछ पता चला? नहीं, अभी जांच जारी है, उन वैज्ञानिकों की और मेरी भी। लेकिन इतना पक्का है कि इस जांच का जो भी नतीजा सामने आएगा वह चौंका देने वाला होगा। परमाणु चौंका देने वाला नहीं, उछाल देने वाला था। सॉरी, परिणाम चौंका देने वाला नहीं, उछाल देने वाला था। न्यू क्राइम। परमाणु के कारण परमाणु विकिरण फैला। परमाणु वारों का सहारा लेकर अकीडों ने शहर में आतंक मचाया। राज टाइम्स। परमाणु की अदूरदर्शिता ने परमाणु एक्टिव एक प्लेन को ध्वस्त किया, सैकड़ों घर स्वाहा। पब्लिक न्यूज़। परमाणु पावर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट। दिल्ली की छत कहलाने वाला परमाणु ही दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा। किसी दिन हमारे ऊपर परमाणु बम की तरह फटकर गिरेगा परमाणु, और मुझे नहीं लगता वह दिन ज़्यादा दूर है। परमाणु के विरुद्ध विरोध के स्वर उठने लगे थे, और इनमें सबसे बड़ा स्वर था दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित वकील सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश ने परमाणु को जनहित के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था, इसलिए सत्यप्रकाश इस प्रकरण को अदालत में खींच कर ले गए थे। परमाणु दिल्ली की छत और आग कहलाया जाता है। उसने सैकड़ों बार दिल्ली को भीषण संकटों से बचाया मिलॉर्ड, लेकिन यह कहना एकदम उचित है कि दिल्ली की छत कहा जाने वाला ये सुपर हीरो परमाणु एक दिन दिल्ली की ही तबाही का कारण बनेगा, और इसका छोटा सा नमूना हमें पिछले दिनों ही देखने को मिला है। पिछले दिनों शहर में जो एटॉमिक रिएक्शन फैला और प्लेन फटने का जो हादसा हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है मिलॉर्ड। मैं पिछले कई वर्षों से शहर में अपनी परमाणु पावर्स का प्रयोग करता आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। मेरी हर पावर इतनी नियंत्रित और इतनी सीमित होती है कि वह किसी को नुकसान पहुँचा ही नहीं सकती। यानी तुम कहना चाहते हो कि परमाणु पावर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट झूठी है? नहीं, यह रिपोर्ट एकदम सच्ची है। उस दिन शहर में परमाणु विकिरण फैला, लेकिन मेरी वजह से नहीं, अकीडों की वजह से। उसे बनाने वाले ने उसे इस तरह से बनाकर भेजा था कि वह मेरी पावर्स को अपने शरीर में सोखे और उनका दुरुपयोग करे। और रही बात जेट प्लेन की हवा में फटने की, तो उसके बारे में भी यह सिद्ध हो चुका है कि उसे भी पहले से ही इस तरह प्लान किया गया था कि वह मेरे हाथ लगाते ही फट जाए। मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया था मिलॉर्ड। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाहता हूँ मिलॉर्ड, कि परमाणु के विरुद्ध किसी ने षड्यंत्र रचा था। लेकिन ज़रा सोचिए मिलॉर्ड, अगर उस षड्यंत्र रचने वाले ने यह षड्यंत्र रचा होता कि परमाणु बम बनकर दिल्ली पर गिर जाए तो क्या होता? अगर उसने ये रचा होता कि आप, मैं, यहाँ की जनता परमाणु के हाथ लगाती फट जाए तो क्या हालत होती? सांप सूंघ गया था सभी को। सत्यप्रकाश की दलीलों ने सभी की बोलती बंद कर दी थी। जज ने अपना फैसला सुनाया। केस के अभी सभी पहलू सामने नहीं आ पाए हैं। इस केस पर कोई फैसला लेना जल्दबाजी होगी, इसलिए यह अदालत अपना फैसला अभी सुरक्षित रखती है और परमाणु को आदेश देती है कि जब तक ये अदालत अपना फैसला न सुना दे तब तक वह अपने आप को सस्पेंड समझे, यानी फैसला होने तक वो परमाणु नहीं बनेगा। ओह, अदालत के इस फैसले ने रतन डागा को जश्न मनाने के लिए मजबूर कर दिया। यही चाहता था मैं, इसलिए तो मैंने अकीडों को परमाणु से टकराने के लिए भेजा था, और मेरी इस चाहत को सत्यप्रकाश नामक वकील ने आकर मानो नया जीवन दे दिया। यानी किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। मुझे इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और जल्दी ही शिकार बनाना चाहिए उस अगले सुपर हीरो को, जिसका नाम है तिरंगा। तिरंगा फिलहाल उस भारत के रूप में था जो वकील सत्यप्रकाश का सहयोगी था। सत्यप्रकाश जी के एक घनिष्ठ मित्र विकास मोहन जी को इस शहर में होने वाली राजनीतिक हलचल ने
सीएम बनने का मौका दिया है। आज शाम वे सचिवालय में होने वाले समारोह में सीएम के पद की शपथ लेंगे। परमाणु के केस में बिजी होने के कारण सत्यप्रकाश जी उन्हें बधाई देने नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से उन्होंने मुझे मोहन साहब को बधाई देने के लिए भेजा है। और मोहन साहब का घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। भारत उर्फ तिरंगा जिस घर पर पहुँचने जा रहा था, वहाँ कोई और पहले से ही पहुँच गए थे और उनके हाथों में थमे हथियार वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों को यमराज के पास पहुँचा रहे थे। हम आज शाम सीएम बनने वाले विकास मोहन का नरकवासी बनाने आए हैं। वहराव है, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। हम तुझे मारकर तेरी शक्ल और कदकाठी के अपने एक आदमी को तेरी जगह सीएम की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन हम तुझे उस जगह ले जाकर मारेंगे जहां से तेरी लाश को आसानी से गायब किया जा सके। चलो हमारे साथ। मेरे ख्याल से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ले जाने के लिए पुलिस और उनकी गाड़ियाँ यहाँ आएंगी, और पुलिस की गाड़ियों तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने पैरों को जहमत भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस लायक कर रहा हूँ कि तुम्हें पुलिस वाले उठा कर गाड़ियों में पहुँचाएँ। बहुत बोल रहा है, गोलियों से भरकर इसके मुंह को बंद कर दो। तर। मौत की राह में भी जो बजा सकते हैं जिंदगी का साज, मधुर गीत सी लगती है उन गोलियों की आवाज़। भाग! बारिश की बूंदों की तरह होती गोलियों की बरसात आपको नुकसान पहुंचा सकती है सर। आप अपने पीए के साथ अंदर वाले सुरक्षित कमरे में चले जाइए। च्यों च्यों, मैं यही देखता हूँ। आइए सर। अब ठीक है, अब मैं बेफिक्र होकर इनके हथियारों और कड़ाक इनके शरीरों को जमीन सुखा था सकता हूँ। था तिरंगा के सामने वे हत्यारे ना अपने हथियारों को संभाल रख पाए और ना अपने होशों को। सभी चित हो गए। मैं ये सूचना अंदर मौजूद मोहन साहब को देता हूँ। ओह ये क्या? मोहन साहब का पीए खून से लथपथ पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। मोहन साहब कहाँ हैं? मोहन साहब तो यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। क्या हुआ उनके साथ? कहाँ चले गए वे? मेरी बातों का जवाब मोहन साहब का पीए देगा। बताओ क्या हुआ यहाँ? मोहन साहब कहाँ गए? हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? शब्द पीए के हलक में ही घुटकर रह गए थे। ओह, यह तो बोल ही नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। ओह, अपनी बात कहने के लिए वह दीवार पर टंगी छोटी छोटी पेंटिंगों की तरफ इशारा कर रहा है। हैं? इसकी तो गर्दन लुढ़क गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। एक मिनट, मरते समय पीए ने इन पेंटिंगों की तरफ इशारा किया था, लेकिन क्या मैं इन पेंटिंगों को देखकर उस बात का मतलब निकाल सकता हूँ जो पीए मुझसे कह रहा था? तिरंगा ने अपने सारे ध्यान के साथ साथ अपना सारा दिमाग भी उन दोनों पेंटिंगों पर केंद्रित कर दिया। कुछ क्षणों बाद ही आ गया। एक पेंटिंग का तो मतलब समझ में आ गया। उस पेंटिंग में रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा है। इसका मतलब कोई मोहन साहब का अपहरण करके ले गया। लेकिन इस दूसरी पेंटिंग का क्या मतलब है, जिसमें एक ही शक्ल के यानी दो हम शक्ल बच्चे बने हुए हैं? उस पेंटिंग का कोई मतलब तिरंगा को नहीं सूझा तो तिरंगा आगे बढ़ने के लिए दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। मरते मरते पीए के मुंह से शपथ समारोह भी निकला था, यानी इस मामले के तार कहीं ना कहीं शपथ समारोह से भी जुड़े हैं। मुझे सचिवालय पहुंचना होगा जहां शपथ समारोह हो रहा है। लेकिन विकास मोहन जी के अपहरण के बाद क्या शपथ समारोह हो रहा होगा? तिरंगा सचिवालय पहुंचा तो चकित रह गया। यहाँ तो शपथ समारोह भी हो रहा है, विकास मोहन भी मौजूद है सीएम की शपथ लेते हुए। तो क्या मैंने उस पेंटिंग को देखकर गलत अंदाज़ा लगाया कि मोहन साहब का अपहरण हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मोहन साहब के पीओ को किसने मारा? और शपथ ग्रहण करते मोहन साहब को क्या ये खबर नहीं कि उनके पीओ को किसने मारा? उफ, मैं जितना इस मामले को सोच रहा हूँ ये उतना ही उलझता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चक्कर क्या है। अभी तिरंगा को वह चौंका देने वाला दृश्य नजर आया। चूँकि सत्यप्रकाश जी मोहन साहब के बचपन के दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बताया था कि एक तो मोहन साहब को बार बार अपने बालों को अपने हाथों से माथे से हटाने की बुरी आदत है, और दूसरा उन्हें अपना बायां हाथ इस्तेमाल करने से सख्त नफरत है। इस समय में मोहन साहब को ना सिर्फ बायां हाथ इस्तेमाल करते देख रहा हूँ, बल्कि ये भी देख रहा हूँ कि मोहन साहब ने एक बार भी अपने बालों को माथे से नहीं हटाया। लगता है सीएम बनने की खुशी में मोहन साहब अपनी पुरानी आदतें भूल गए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अचानक तिरंगा को लगा जैसे उसके मस्तिष्क के सभी खिड़की दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ उसकी समझ में आ रहा था। मोहन साहब का अपहरण भी हुआ है और उनकी पीए की हत्या भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सब कुछ इसलिए सामान्य है क्योंकि इस समय जो सीएम की शपथ ले रहा है वह असली मोहन साहब नहीं, बल्कि उनका हम शक्ल है। हम शक्ल बच्चों की पेंटिंग की तरफ इशारा करके पीए यही मुझे समझाना चाहता था। अब मुझे यहाँ खड़े रहकर अपना समय खराब नहीं करना। तिरंगा रबड़ के बबुए की तरह हवा में उछला और था। ये तुम क्या कर रहे हो तिरंगा? स्टॉप, ऐसे स्टॉप। तो जैसे गद्दार को रोक खड़ी मैं रोकूंगा। तिरंगा को रोको।
कई सुरक्षा कर्मियों के रोकने से रोका तिरंगा। ये सब क्या है तिरंगा? एक ऐसे देशद्रोही को रोकने की कोशिश जो अपने षड्यंत्रों के बल पर सीएम बनने जा रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो तिरंगा? पूरा देश जानता है कि विकास मोहन जैसा ईमानदार और देशभक्त दूसरा और कोई नहीं। आपने सही कहा गवर्नर साहब, यह देश में विकास मोहन जी नहीं बल्कि उनका हमशक्ल अपराधी है। क्या मतलब? मतलब के रूप में तिरंगा सारी घटना और बातों को बताता चला गया। हर कोई स्तब्ध था। मेरे पीए का साथ कोई हादसा हो गया है, उसकी मुझे कोई खबर नहीं। मुझे तो उसी समय स्पेशल कमांडो वहाँ से निकाल लाए थे जब तुमने मुझे मेरे पीए के साथ अंदर भेजा था। चूँकि वहाँ मामला काफ़ी गंभीर था, इसलिए कमांडो ने सबसे पहले मुझे वहाँ से निकालने की सोची और उन्होंने मेरे पीए को भी बिना कुछ बताए वहीं छोड़ दिया। बाद में मुझे बताया गया कि तुमने वहाँ सारी स्थिति को संभाल लिया, इसलिए मैं निश्चिंत होकर इस शपथ समारोह में आ गया। रही बात बाएं हाथ के इस्तेमाल करने की, तो यहाँ आते समय मेरा दायां हाथ कार के दरवाजे में आ गया था। दाएं हाथ में दर्द हो रहा था, इसलिए मजबूरी में मुझे बायां हाथ इस्तेमाल करना पड़ा। हाथ के दर्द के कारण ही मैं अपने बालों को भी माथे से नहीं हटा पा रहा था। लेकिन आपके पीए ने मुझे हमशक्ल वाली बात क्यों बताई? असल में अपराधियों का प्लान यही था। वे मुझे मारकर मेरे हमशक्ल को सीएम बनाना चाहते थे। बात मेरे पीए ने भी सुनी थी, लेकिन तुमने आकर उनका सारा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं तिरंगा, तुम अपनी हरकतों से हमारी छूट और अपनी सीमाओं का बहुत फ़ायदा उठा चुके हो। हम तो समझते थे कि देश के सम्मान तिरंगे झंडे को अपने शरीर पर धारण करने वाला शख्स अपनी हर मर्यादा और सीमाओं को जानता है। तुमने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। इसलिए इस शहर के गवर्नर होने के नाते हम तुम्हें फिर कभी तिरंगा ना धारण करने का आदेश देते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ हम ये भी आदेश देते कि दिल्ली सरकार तुम पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत में केस डाले। ओह, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रतिबंध के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।